Hello and welcome to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो इस लेक्चर में हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स के PYQs को डिस्कस करेंगे एंड होपफुली जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं वो आप लोगों को अच्छे से समझ आते होंगे। और जैसे पहले क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए हैं, अभी भी क्वेश्चन आपको समझ में आने वाले होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें बोला गया है वेयर इज द लॉ ड्यूलोंग एंड पेटिट वैलिड। तो ड्यूलोंग एंड पेटिट लॉ जो है वो कौन से टेम्परेचर के लिए वैलिड होता है, ये हमें पूछा है। तो ड्यूलोंग एंड पेटिट लॉ के अकॉर्डिंग कांस्टेंट वॉल्यूम पर किसी भी सॉलिड एलिमेंट के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम पर उसकी जब हम स्पेसिफिक हीट निकालते हैं तो वो स्पेसिफिक हीट इक्वल होती है किसके, 3R के। ये स्पेसिफिक हीट इक्वल होती है 3R के, और ये वैलिड होता है कहाँ पर, हायर टेम्परेचर पर, है ना। वैलिड एट हायर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, क्योंकि जब हम लो टेम्परेचर पर जाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊं तो यहाँ पर CV और ये हो गया टेम्परेचर, तो ये कुछ जो कर्व है इस तरह का बनता है। तो हायर टेम्परेचर के ऊपर तो ये जो CV इक्वल्स टू 3R ये वैलिड रहेगा, पर जैसे ही लो टेम्परेचर पर जाएंगे तो यहाँ पर ये वेरी करने लग जाता है। और दूसरी चीज एक और ध्यान रखना कि ये सॉलिड एलिमेंट्स के लिए होता है। मतलब आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, मेटल नॉन मेटल्स, तो सॉलिड एलिमेंट्स के लिए ये वैलिड होता है। सॉलिड एलिमेंट्स। तो हमें जो क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉर हायर टेम्परेचर। तो सही आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ फॉर एग्जांपल 0.2 टू 2.0 आर्मस्ट्रॉन्ग ऑफ एक्सरे। अब यहाँ पर अलग अलग क्रिस्टल मेथड लिखे हुए हैं। तो लाउएज मेथड जो है उसके अंदर कंटिन्यूअस एक्सरे हम यूज करते हैं। कंटिन्यूअस रे जो वाइड रेंज की होती है, ठीक है। कंटिन्यूअस रे जो कि वाइड रेंज में होगी, वाइट लाइट विद वाइड रेंज, यानी कि जो भी हमें यहाँ पर रेंज शो की गई है तो वो लाउएज मेथड में यूज होगी। जबकि हम रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड और पावर डायफ्रैक्शन की जब हम बात करें तो यहाँ पर हम मोनोक्रोमेटिक एक्सरे का यूज करते हैं। यहाँ पर हम यूज करते हैं मोनोक्रोमेटिक का। सिमिलरली यहाँ पर भी हम किसका यूज करते हैं, मोनोक्रोमेटिक का हम यहाँ पर यूज करते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर भी हम यूज करते हैं मोनोक्रोमेटिक का। अगर मैं बात करूँ लाउएज मेथड की, तो लाउएज मेथड जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है आइडेंटिफाई क्रिस्टल ओरिएंटेशन एंड सिमेट्री, ठीक है। तो लाउएज मेथड जो है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस लिए यूज किया जाता है। तो लाउएज मेथड is used to identify crystal orientation and symmetry। तो क्रिस्टल ओरिएंटेशन और सिमेट्री के लिए हम लाउएज मेथड का यूज करते हैं। कंटिन्यूअस एक्सरे यानी कि व्हाइट लाइट यहाँ पर यूज करती है वाइड रेंज में। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए। नेक्स्ट, द हॉल इफेक्ट इज सॉलिड स्टेट इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स इज यूज्ड टू। तो हॉल इफेक्ट के अलग अलग यूज हैं। जैसे कि पहला है टाइप ऑफ चार्ज करियर। तो पहला टाइप ऑफ चार्ज करियर का हमें यहाँ से पता लगता है, यानी कि जो हॉल इफेक्ट का साइन है उससे हमें ये पता लगता है कि जो टाइप ऑफ चार्ज करियर है वो पी टाइप है या एन टाइप है ना। दूसरा, हमें करियर कॉन्सेंट्रेशन का यहाँ से पता लगता है कि करियर कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, जो हम चार्ज करियर यूज कर रहे हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है वो हमें यहाँ से पता लगता है। तीसरा हमें पता लगता है मोबिलिटी ऑफ चार्ज करियर। तीसरा किस बारे में पता लगता है, मोबिलिटी ऑफ चार्ज करियर। तो ये 3-4 चीजों के बारे में हमें यहाँ से पता लगता है। चार्ज करियर का टाइप यानी कि पी टाइप है या एन टाइप है, जो कि हम कहाँ से पता कर रहे हैं, साइन से पता कर रहे हैं कि जो हॉल वोल्टेज आ रहा है उसका जो साइन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड कर रहे हैं। तो हमें यहाँ ये पूछा है कि हॉल इफेक्ट इज इन सॉलिड स्टेट इज यूज टू मेजर। तो मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी आएगा नहीं, रेशियो ऑफ चार्ज टू मास आएगा नहीं, साइन ऑफ चार्ज करियर आएगा। तो बिल्कुल हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, द क्रिस्टलोग्राफी नोटेशन। देखो 2 तरह के नोटेशन होते हैं। एक तो होगा इस तरह से UVW। तो अगर ऐसा नोटेशन है तो ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को शो कर रहा है, ये शो कर रहा है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को। वहीं अगर हम ये बात करें कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है UVW, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो ये शो कर रहा है फैमिली ऑफ इक्विवेलेंट डायरेक्शन। तो ये शो कर रहा है फैमिली
ऑफ इक्विवेलेंट डायरेक्शन, फैमिली ऑफ इक्विवेलेंट डायरेक्शन। तो फैमिली ऑफ इक्विवेलेंट डायरेक्शन का मतलब क्या है, जैसे कि मेरे पास 1 0 0 का कोई डायरेक्शन है तो इसकी फैमिली क्या क्या हो जाएगी, इसकी फैमिली हो जाएगी 0 1 0, इसी तरह से 0 0 1, इसी तरह से 1 बार 0 0, सिमिलरली 0 1 बार 0, इसी तरह से 0 0 1 बार, तो ये इसकी फैमिली बन जाएगी। तो अगर ये एंगुलर ब्रैकेट्स आ रहे हैं तो एंगुलर ब्रैकेट्स किसको शो करता है, फैमिली ऑफ इक्विवेलेंट डायरेक्शन को, जबकि अगर हमारे पास ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट आ रहे हैं तो ये स्पेसिफिक रोटेशन डायरेक्शन को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्रिस्टल सिस्टम ऑल द 3 लेटेस्ट वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर बट अनइक्वल। तो जब मैं ट्राइगोनल की बात करता हूं तो यहां पर क्या आएगा, a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, और अगर मैं एंगल की बात करूं तो अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा इज नॉट इक्वल्स टू गामा, और ये कोई से भी एंगल 90 डिग्री पर नहीं होंगे। इसी तरह से जब मैं बात करता हूं टेट्रागोनल की, तो टेट्रागोनल में क्या होगा, a इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, और जितने भी एंगल हैं वो 90 डिग्री पर होंगे, अल्फा बीटा गामा ये सब 90 डिग्री पर होंगे। ऑर्थोरोम्बिक की बात करोगे तो a इज नॉट इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, तीनों ही साइड इक्वल नहीं होगी, अल्फा और बीटा और गामा जितने भी एंगल है वो 90 डिग्री पर होंगे। इसी तरह से हेक्सागोनल की हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, a इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, और अल्फा और बीटा जो है वो 90 डिग्री पर होंगे, और गामा जो है वो 120 डिग्री पर होगा। हमें पूछा है कि इन क्रिस्टल सिस्टम ऑल द 3 लेटेस्ट वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर बट अनइक्वल, तो अनइक्वल है, तो अनइक्वल वाला कौन सा आ रहा है, ऑर्थोरोम्बिक आ रहा है, तो हमारे पास आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑर्थोरोम्बिक आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, मोनोक्रोमेटिक एक्सरे ऑफ वेवलेंथ 1 आर्मस्ट्रॉन्ग आर इंसिडेंट ऑन अ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, द फर्स्ट ऑर्डर ब्रैग रिफ्लेक्शन फ्रॉम 311 प्लेन अकर्स एट एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द प्लेन, द लेटेस्ट पैरामीटर ऑफ द क्रिस्टल इन आर्मस्ट्रॉन्ग। तो हमारे पास ब्रैग्स लॉ जो होता है वो होता है 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्बडा, ये हमारे पास ब्रैग्स लॉ है। d की जो वैल्यू है वो हम क्या लिखते हैं, a अपॉन अंडर रूट, ये होता है h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ऐसा हम लिखते हैं। तो h के l की वैल्यू होगी 311, तो ये d की वैल्यू हो जाएगी d अपॉन अंडर रूट 11। अब यहाँ से वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो तो ये हो जाएगा a अपॉन अंडर रूट 11, ये 2 यहाँ पर है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन यानी कि n हो गया, लैम्बडा की वैल्यू 1 आर्मस्ट्रॉन्ग हो गई, तो ये 1 आर्मस्ट्रॉन्ग हो गया। यहाँ से ये साइन 30 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 11 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो ये हमारे पास लेटेस्ट कांस्टेंट आ गया, आंसर हमारे पास क्या आ गया, d आ जाएगा। नेक्स्ट, स्पेसिफिक हीट ऑफ फोनोन्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट लो टेम्परेचर। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो होती है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, यहाँ पर 2 डायमेंशन का पूछा है, ध्यान रखना, तो आंसर आ जाएगा CV प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो है उसको हम फ्रिक्वेंसी के साथ कैसे लिखते हैं, जी ओमेगा प्रोपोर्शनल टू ओमेगा पावर d माइनस 1। तो फॉर 2 डायमेंशन, फॉर 2D ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो है प्रोपोर्शनल हो जाएगा ओमेगा, और d कितना हो गया 2, तो ये हो जाएगा ओमेगा पावर 1। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करके फॉर t लेस देन थीटा t, तो इसका जब इंटीग्रेशन हम करेंगे, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन से हमें u यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, प्रोपोर्शनल टू t पावर d प्लस 1, और CV मेरे को निकालना है, तो इसका क्या करना पड़ेगा हमें, du अपॉन dt, तो du अपॉन dt करोगे तो प्रोपोर्शनल मिलेगा t पावर d, और यहाँ पर 2 डायमेंशनल है तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, क्या हो जाएगा t स्क्वायर, तो सही आंसर हमारे पास आ जाएगा t स्क्वायर। इसी तरह से 3 डायमेंशन के लिए निकालोगे तो फॉर 3D CV प्रोपोर्शनल आ जाएगा t क्यूब। इसी तरह से 1 डायमेंशन के लिए निकालोगे तो CV प्रोपोर्शनल आ जाएगा t, तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, CV प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, व्हाट इज आइंस्टीन टेम्परेचर ऑफ आइंस्टीन फ्रिक्वेंसी 9 × 10 पावर 11 हर्ट्ज। तो थीटा e आइंस्टीन टेम्परेचर h न्यू अपॉन k b, तो h की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 6.26 × 10 पावर -34 अपॉन, यहाँ पर न्यू की जो वैल्यू है वो कितनी है, 9 × 10 पावर 11, और के बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1.38 × 10 पावर -23। तो थीटा ई इक्वल्स टू, ये हमारे पास कितना आएगा, 43.2 केल्विन। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ गया 43 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, यहाँ पर करना क्या है, आपको मास इफेक्ट का फॉर्मूला लगवाना है। ये मैंने आपको पहले भी किसी ना किसी उसमें करवाया है PYQ सेशन में। तो ये बन जाएगा D2E अपॉन DK2। यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करना है एनर्जी को, आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा m/2। ये मैंने कराया हुआ है पहले, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ।
सी आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट, विच ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड देयर कोऑर्डिनेशन नंबर इज करेक्ट। तो बीसीसी का 12, ये गलत है। बीसीसी का कितना होता है, बीसीसी का होता है 8। एफसीसी का होता है 12, ये भी गलत है। डायमंड का 4 है, ये बिल्कुल सही है। और एचसीपी का होता है 12, एचसीपी का भी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। तो हमें पूछा है करेक्ट कौन सा है, तो करेक्ट कौन सा है, डायमंड का करेक्ट है। नेक्स्ट, रिपीटेबल एंटिटी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो रिपीटेबल एंटिटी कौन सी होती है, यूनिट सेल होती है, जिसको रिपीट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाता है, क्रिस्टल बन जाता है पूरा। तो रिपीटेबल एंटिटी होती है यूनिट सेल, जबकि लैटिस जो होता है वो एरे होता है इनफाइनाइट पॉइंट्स का। तो लैटिस इसका आंसर नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा, यूनिट सेल आएगा। नेक्स्ट, ब्रावेस लैटिस कंसिस्ट ऑफ 14 स्पेस लैटिस। तो 14 स्पेस लैटिस जो है, स्पेस लैटिस, ये किससे मिलकर बने होते हैं, 7 से मिलकर बने होते हैं। इनमें प्रिमिटिव टाइप, बीसी, एफसी सभी टाइप के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो होते हैं। तो टोटल कितने बन जाते हैं, 14 बन जाते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, सुपर कंडक्टर होते हैं परफेक्ट डाईमैग्नेटिज्म और ड्यू टू माइजनर इफेक्ट, ड्यू टू माइजनर इफेक्ट। तो ड्यू टू माइजनर इफेक्ट जो सुपर कंडक्टर हैं वो क्या होंगे, परफेक्ट डाईमैग्नेटिज्म होंगे। नेक्स्ट, द रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो म्यू आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस काई। आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन द बॉन्ड लेंथ डिक्रीज, बॉन्ड लेंथ जब डिक्रीज होगी, मान लो पहले इतनी है, अब बॉन्ड लेंथ अगर डिक्रीज हो गई तो फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। कौन सा फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज हो जाएगा तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की वैल्यू लगेगी। तो हमारे पास आंसर कौन सा आ जाएगा, इंक्रीज। बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो होपफुली जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।